नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको मालूम था, हमारी एक प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चल रही थी साइंस के अंतर्गत। तो आज हम लोग उसका तीसरा भाग लगाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, तो आइए, हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। दोस्तों, आपको बताना है कि चटका हुआ कांच जो होता है किसके कारण चटकीला प्रतीत होता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो दोस्तों, आप लोग इसका बहुत करेक्ट आंसर कर सकते हैं। क्या होता है, जो चटका हुआ कांच होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हमारा कैसा दिखाई देता है, हमें चटकीला दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश। दोस्तों, आप लोगों के सामने पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कि वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर। ऑप्शन बी है हमारा कि वायुमंडल में निलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है। हमारा ऑप्शन सी है कि वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर विकीर्ण होता है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इंद्रधनुष जो होता है अपवर्तन और परावर्तन दोनों के कारण बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए सही। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत नॉर्मल सा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इंद्रधनुष में जो होते हैं 7 रंग होते हैं। ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, प्रकाशीय फाइबर के बारे में आपको बताना है। आप फाइबर तो जानते होंगे, ठीक है, तो उसी के बारे में बताना है कि इसकी जो चमक होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, मतलब किस सिद्धांत पर ये हमें दिखाई पड़ता है। तो आप बताना चाहेंगे। हमारा पहला ऑप्शन है अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रकीर्णन, तीसरा है व्यतिकरण और चौथा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों, जो हमारा प्रकाशीय फाइबर होता है यह भी हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही कार्य करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है। दोस्तों, आपको हमने पिछले भी वीडियो में बताया था कि यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से आती है और अगर विरल माध्यम में जा रही है तो उसका यदि आपतन कोण जो होता है हमारा वो क्रांतिक कोण से अधिक है तो उस घटना में क्या होता है, हमारा परावर्तन होता है। ठीक है, और वो भी कैसा होता है, आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हमारा ऑप्शन ए में है विवर्तन। विवर्तन का तो कोई संबंध ही नहीं है इससे। ठीक है, परावर्तन भी कोई संबंध नहीं है, अपवर्तन से भी कोई संबंध नहीं है। हमने कहा था आंतरिक परावर्तन होता है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा छठा कि दोस्तों, ये क्वेश्चन जो होगा आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। इस प्रकार के कथन वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि दृष्टि दोष, जो हमारा दृष्टि दोष होता है उससे है ये। ठीक है, दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है, यानी कि दूर दृष्टि दोष के बारे में बात कर रहा है ये। ठीक है, तो जिससे नंबर एक कथन दिया गया है कि कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को स्पष्टता नहीं देख पाता। ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हो दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति क्या करता है, दूर की वस्तु को देख पाता है। ठीक है, अगला है हमारा नंबर दो, कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता। हाँ, दूसरा वाला सही है, निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तीसरा दोष है हमारा, मतलब तीसरा कथन दे रखा है कि आंख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। ये भी सही है कि निकट बिंदु जो होता है सामान्य बिंदु से दूर हट जाता है, इसीलिए हमारा ये कौन सा दोष कहलाता है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। तो इसमें दूसरा भी सही हो गया, तीसरा भी सही हो गया। चौथा दिया हुआ है कि आंख का दूरस्थ बिंदु हटकर आंख की ओर आ जाता है। तो दोस्तों, ये हमारा क्या होगा कि आंख की ओर आ जाएगा तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन थे हमारे दूसरे और तीसरे, मतलब बिल्कुल सही थे, मतलब जो कथन थे। तो देखो, दूसरा और तीसरा कहीं है, बिल्कुल है, डी में है हमारा दूसरा और तीसरा। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। दोस्तों, आप जानते हैं सूक्ष्मदर्शी होते क्या है, यानी कि माइक्रोस्कोप, है ना। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी हमारा वह यंत्र होता है जो छोटी से छोटी वस्तुओं के लिए स्पष्टता बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाने में सहायक होता है।
तो हमारा जो यौगिक सूक्ष्मदर्शी वो होता क्या है, उसमें क्या होता है दोस्तों, कई एक लेंसों का एक सेट लगा हुआ होता है, ठीक है। जिससे हम क्या करते हैं, उन लेंसों को आगे पीछे बढ़ाने के लिए भी उसमें एक व्यवस्था होती है, जिसे हम लोग दंतुर चक्र व्यवस्था कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या बताया इन लोगों ने। ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस होता है, जी बिल्कुल नहीं दोस्तों, एक लेंस तो होता ही नहीं, मैंने कहा कई एक लेंस होते हैं। ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक लेंस होता है। ये हो सकता है क्योंकि दोस्तों इसमें लोगों ने बोल रखा है एक नेत्राकार लेंस होता है, एक नेत्रक, क्योंकि उसमें एक हम लोग कैसे बोलते हैं, एक तो अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं और एक हमारा नेत्र का लेंस होता है। ये इनने दोनों की मतलब परिभाषा दी है। ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस में बिल्कुल अवतल होते हैं, अवतल नहीं होते हैं। ऐसा सूक्ष्मदर्शी लेंस उत्तल होते हैं, हाँ बिल्कुल लेंस उत्तल जरूर होते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरे वाले में कहा है कि लेंसों के सेट होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसमें हम लोग बी क्लिक करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे नॉर्मल क्वेश्चन रखा गया आपके लिए। आप सभी जानते होंगे आकाश के नीले होने की घटना ना तो अपवर्तन से संबंधित होती है, ना ही परावर्तन से संबंधित होती है, और ना ही विक्षेपण से संबंधित होती है। क्योंकि आपने विबगौर के अंतर्गत क्या पढ़ा होगा, वर्ण विक्षेपण भी पढ़ा होगा। परावर्तन की घटना को आप जानते हो, अपवर्तन की भी घटना को जानते हो, लेकिन जो हमारा आकाश नीला दिखाई देता है इसका कारण होता है विकिरण, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब उसकी तरंग दैर्ध्य भी चेंज हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। उसका वेग भी बदल जाता है, लेकिन एक आवृत्ति ऐसी होती है जो बिल्कुल कैसी रहती है, उसकी समान रहती है, चाहे वो किसी माध्यम से आई हो, लेकिन आवृत्ति जो होगी उसकी समान रहेगी दूसरे माध्यम में भी जाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आवृत्ति कैसी रहती है इसकी, समान रहती है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है। दोस्तों हमें बताना है कि आकाश नीला दिखाई क्यों पड़ता है। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। दोस्तों अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ पर इन लोगों ने कहा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बी वाले में देखते हैं, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सी ऑप्शन है, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, लाल प्रकाश में वातावरण का अवशोषण सबसे अधिक होता है। जी ना, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, हमारा यहाँ पर जो कह रहा है कि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि नीले प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। हमारा वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित किस वजह से होता है। दोस्तों सबसे बढ़िया क्वेश्चन है हमारा कि वातावरण में जो प्रकाश का विसरण होता है वो किसकी वजह से होता है। आप लोगों ने देखा होगा प्रकाश के जो विवर्तन की घटना में भी, कि हम लोगों के जब किसी छिद्र से होकर या किसी अवरोध से टकराकर प्रकाश आता है तो उसमें धूल के कण होते हैं, और धूल के कणों द्वारा ही क्या होता है, हमारा प्रकाश विसर्जित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही, कि धूल के कणों द्वारा, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई कैसा देगा। दोस्तों वो ये कहना चाह रहा है कि अगर चंद्र की सतह से, चंद्रमा की सतह से हम लोग किसे देखें, आकाश को देखें, तो आकाश कैसा दिखाई देगा। दोस्तों आकाश वहां से काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी सही, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंतः स्थापित है, यानी ध्यान रखना, किसी कांच के टुकड़े के अंतः स्थापित है, उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है। दोस्तों वो ये कहना चाह रहा है कि वह किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर अब है 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में वो कहना चाह रहा है कि एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंतः स्थापित है, यानी अंदर स्थापित कर दिया गया है, तो उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है। दोस्तों वो पूछना चाह रहा है कि वह कौन से लेंस की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ ऑप्शनों में वो चीज़ बताई नहीं गई है
कि जो वो बुलबुला होगा और कांच के अंदर स्थापित होगा किसी भी टुकड़े पर, तो दोस्तों वो जो होगा हमारा अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। और आप जानते हैं अवतल लेंस जो होता है वो अपसारी प्रकृति दर्शाता है, उत्तल लेंस जो होता है वो अभिसारी प्रकृति दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश युक्त किया जाता है, क्यों? दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं, खून का रंग लाल है, प्राणी जीव जंतु लाल रंग को पहचान सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा, लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है। अगला है लाल खतरे का प्रतीक है। ऑप्शन तो सब सही है दोस्तों, लेकिन हमें ये देखना है हमारे क्वेश्चन के माध्यम से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है। यहाँ सबसे पहले एक बात कह रहा है ऑप्शन नंबर सी में कि लाल रंग का विचलन जो होता है सबसे कम होता है। यहाँ पर इसने कहा है लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है, इसका मतलब है कि इसका विचलन कैसा होता है? सबसे कम होता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो कहना चाह रहा है कि समुद्र किसके कारण नीला प्रतीत होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखें। यहाँ लिखा है अधिक गहराई के कारण, बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों। किसी चीज में अगर गहराई तो क्या वो नीली दिखाई देगी पानी भरती? बिल्कुल नहीं। आगे दिया है यहाँ पर जल के नीले रंग के कारण, बिल्कुल नहीं। आगे यहाँ पर दिया हुआ है हमारा ऑप्शन बी हमारा छूट गया। ऑप्शन बी क्या है हमारा, कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जी हाँ दोस्तों, जो रंग वगैरह होते हैं, मतलब जितना भी आपने देखा होगा, चाहे वो इंद्रधनुष में देखें चाहे कहीं भी देखें, प्रकाश के प्रकीर्णन का ही कारण बनता है। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन डी में भी देख लो क्या कह रहा है, जल के ऊपरी सतह के कारण। बिल्कुल नहीं दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कि भाई साहब इसमें क्या होता है, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के होगा हमारा, कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। दोस्तों वो ये कहना चाह रहा है कि जब सुबह सुबह सूर्य निकलता है तब लाल कलर होता है, और जब शाम को सूर्य अस्त हो रहा होता है तब भी लाल कलर होता है। उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण भी दोस्तों अभी बताया था मैंने आपके लिए। जैसे यहाँ दिया है प्रकाश का अपवर्तन, इसमें अपवर्तन का तो कोई काम ही नहीं है कि कौन सी प्रकाश की बदल थोड़ी नहीं रही है। और यहाँ पर है परावर्तन, बिल्कुल वापस भी नहीं हो रहा है। प्रकाश में परिक्षेपण, परिक्षेपण का भी कोई काम नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के किस रंग का प्रक्षेपण अधिक होता है? वो ये कहना चाह रहा है कि इंद्रधनुष में सबसे अधिक कौन सा रंग विचलित होता है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो आप जानते हैं विबग्योर के अंतर्गत कि भाई साहब सबसे नीचे क्या होता है, तुम्हारा बैंगनी रंग होता है, और बैंगनी रंग में ही सबसे ज्यादा विचलन होता है, और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से ए, कि बैंगनी रंग में विक्षेपण सबसे अधिक होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? क्वेश्चन एक बार दोबारा समझो। वो ये कहना चाह रहा है कि तारे जो होते हैं आकाश में जिस ऊंचाई पर होते हैं हम लोग देखते हैं तो हमें वो उससे भी अधिक ऊंचाई पर नजर आते हैं, इसका कारण क्या होता है? वो ये कहना चाह रहा है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे उसका कारण क्या होता है। ऑप्शन ए में कह रखा है वायुमंडलीय अपवर्तन। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि वायुमंडल के हिसाब से प्रकाश किरणें जब अपना माध्यम बदलती हैं तो वो क्या होता है कि मतलब ऐसा हमें प्रतीत होता है, जैसे हमने आपको उसमें बताया था, जल में बताया था, जल में बाल्टी में अगर पानी भरा हुआ है तो उसका तल में कैसा लगता है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ सा लगता है। तो उसका कारण क्या होता है, ये सब चीजें ऊपर नीचे लगती हैं तो ये अपवर्तन का भी कारण होती है। लेकिन हम अगला भी ऑप्शन देखेंगे, प्रकाश का विक्षेपण। विक्षेपण का तो यहाँ तो वही नहीं है, विक्षेपण तो हो ही नहीं सकता इसमें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश लौट भी नहीं रहा है। प्रकाश का विवर्तन, कोई अवरोध तो रखा नहीं इसके मार्ग में जिस कारण हमें ऊंचा दिखाई दे रहा हो। तो दोस्तों हम लोग ऑप्शन ए पर ही क्लिक करते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, होगा हमारा एकदम करेक्ट आंसर ये वायुमंडलीय अपवर्तन। हमारा अगला क्वेश्चन है 19वां, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? दोस्तों आप लोग सूखी बालू से ही अगर देखेंगे, जब हम लोग धूप में होते हैं और सूखी बालू एकदम चमकीली दिखाई दे रही होती है। सूखी बालू कैसी दिखाई दे रही होती है? चमकीली दिखाई दे रही है। तो इससे क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तन भी हो रहा होता है वहां पर। ठीक है, तो इसका कारण क्या होता है, प्रकाश का
परावर्तन। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है हमारा, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि पेरिस्कोप बनाने में कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं। दोस्तों हमने अभी तक क्या देखा था, माइक्रोस्कोप के बारे में देखा था, टेलीस्कोप के बारे में देखा था, और हमारा एक था परावर्ती दूरदर्शी, उसके बारे में देखा था। तो उसमें तो एक दर्पण यूज होता था, जो दर्पण होता था अवतल दर्पण। लेकिन अब यहाँ पर उसने क्या पूछ लिया है, पेरिस्कोप के बारे में पूछ लिया है। तो पेरिस्कोप में नहीं तो अवतल लेंस लगता है, ना ही अवतल दर्पण लगता है, लेकिन समतल दर्पण का उसमें प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये थे दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।